हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शालिनी सिंह। आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट और डिफेंस मैकेनिज़्म, समायोजन या सुरक्षा प्रक्रियाओं की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई सारे जो सीटेट वगैरह इन सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है और बीएड में भी इसका टॉपिक है। तो आप लोग बहुत कम शब्दों में मैं इसको बताने का प्रयास करूँगी। तो एडजस्टमेंट के बारे में हम जान चुके हैं, माल एडजस्टमेंट के बारे में भी हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट बनाने के लिए, ठीक है, हम किस तरह की सुरक्षा प्रक्रियाओं का यूज़ करते हैं। तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए हम दो तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं डायरेक्ट मेथड्स और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। डायरेक्ट मेथड्स में हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में हम सोचते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं और इसके बाद हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं या फिर जो रुकावट हमारे सामने आ रही है उस रुकावट को हम कॉन्शियसली हटाते हैं, है ना। तो ये सब हमारे कैसे हो गए, ये डायरेक्ट मेथड्स हो गए। इसके बाद में कुछ होते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। तो जो ये इनडायरेक्ट मेथड्स हैं इन्हीं को हम डिफेंस मैकेनिज़्म या एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म कहते हैं, ठीक है। इसमें ये अनकॉन्शियसली हम इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होती है। Adjustment mechanism are the habits by which people satisfy their motives, reduce their tension and resolve their conflicts. समायोजन प्रक्रियाएं वे आदतें अथवा व्यवहार हैं जिनके द्वारा लोग अपनी अभिप्रेरणाओं को संतुष्ट करते हैं, अपने तनाव को कम करते हैं और अपने मानसिक द्वंद्व का समाधान करते हैं। मतलब समायोजन प्रक्रियाएं क्या हैं कि वो कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। ये जो समायोजन प्रक्रियाएं हैं इनके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो सिगमंड फ्राइड ने बताया था। सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है पर्सनैलिटी की, साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसमें उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। जैसे पर्सनैलिटी के 2 एस्पेक्ट्स बताए हैं उन्होंने, जिसमें एक डायनामिक एस्पेक्ट है और दूसरा टोपोग्राफिक एस्पेक्ट है। तो डायनामिक एस्पेक्ट में उन्होंने ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बात की है और टोपोग्राफिक एस्पेक्ट में उन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो ये जो हमारी जो सुरक्षा प्रक्रियाएं होती हैं इनको हम सेमी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इनको हम यूज़ में लाते हैं और जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं उनको हम कॉन्शियसली यूज़ में लाते हैं एडजस्टमेंट के लिए। तो इससे हम क्या करते हैं, अपने ईगो को हर्ट होने से हम बचाते हैं सुरक्षा प्रक्रियाओं के द्वारा। हमारे व्यक्तित्व में किसी तरह का कोई कमी ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सुरक्षा प्रक्रियाओं का यूज़ करते हैं अपने को एडजस्ट करने के लिए। तो सिगमंड फ्राइड ने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, लेकिन उनकी जो बेटी थी अन्ना फ्राइड उसने इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिव, रक्षात्मक प्रक्रिया। ये मतलब प्रोटेक्ट करती हैं हमारी पर्सनैलिटी को किसी भी तरह के डिफेक्ट से। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में जिएंगे या हम अपना जो हमारे मानसिक द्वंद्व है वो हर समय हमारे ऊपर हावी रहेंगे तो क्या होगा, हमारी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें बचाती हैं ये जो सुरक्षा प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरा है सेल्फ डिसेप्शन, आत्मछल। ये जो सुरक्षा प्रक्रियाएं होती हैं एक तरह का अपने आप को हम धोखा देते हैं, ठीक है, कि हम रियलिटी को नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक भी है डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, यथार्थता की विकृति। मतलब रियलिटी को जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो अपने आप को धोखा देके हम सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अनकॉन्शियस मेथड, अचेतन विधियां हैं, हम इनको ज़्यादातर अनकॉन्शियसली यूज़ करते हैं। पहले तो हम इनको जानबूझ के यूज़ में लाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, अनकॉन्शियसली हम इनको यूज़ करने लगते हैं। यूज़ बाय ऑल, सभी के द्वारा ये प्रयोग में लाई जाती हैं। हर कोई व्यक्ति कभी ना कभी इनका यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सुरक्षा प्रक्रियाएँ हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सुरक्षा प्रक्रिया है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि हम अपनी चीज़ों को किसी और चीज़ पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे कि कमी हमारे अंदर है लेकिन हम अपनी कमी ना देख के हम दूसरे की कमी को उजागर कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों पे हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, ठीक है। जैसे एक मुहावरा है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। मतलब वो काम हमें नहीं आ रहा है लेकिन हम दोष किसको दे रहे हैं, दोष हम किसी और को दे रहे हैं, दोष हम किसी दूसरी चीज़ को दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण।
दूसरी जो सुरक्षा प्रक्रिया है वो है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं औचित्य स्थापन, या फिर इसको युक्तिकरण भी बोला जाता है। तो युक्तिकरण इसमें क्या होता है, किसी भी अनुचित बात का हम औचित्यकरण करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अनुचित बात मतलब जैसे कोई चीज़ है, कोई बच्चा कोई स्टूडेंट है, उसे कोई स्पोर्ट्स में कोई गेम पसंद नहीं है ना, तो वो कहने लगता है कि ये गेम अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो खुद नहीं उसको खेल पा रहा है ढंग से, इसलिए वो कह रहा है कि ये, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल नहीं खेल पा रहा है वो, तो कहने लगता है कि ये अच्छा गेम नहीं है, मुझे नहीं खेलना। जैसे एक कहावत सुनी होगी आपने, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, मतलब जिस चीज़ को हम पा नहीं सकते हैं उसको हम बुरा बताने लगते हैं, उसको हम अच्छा नहीं बताते हैं। इसी तरह से नींबू मीठे, मतलब जो चीज़ हमें इजीली अवेलेबल है उसको हम अच्छा बताते हैं। तो ये एक तरह का औचित्य स्थापन इसको हम बोलते हैं, कि जो वस्तु हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड कहता है कि हम उसे नहीं चाहते हैं। ये भी एक तरह का क्या होता है, अपने आप को धोखा देना। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, आत्मीकरण या तदात्मीकरण भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि हम एक ऊपर रह गया कंपनसेशन। पहले कंपनसेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्षतिपूर्ति। इसमें क्या होता है कि जब हम एक फील्ड में अच्छा काम नहीं कर पाते हैं किसी तरह से, तो हम उसको दूसरी फील्ड से उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, वो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अपनी एक कमी को छिपाने के लिए वो क्या कर रहा है, दूसरी अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर वो फोकस कर रहा है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम किसी और के साथ अपने को अपना आइडेंटिफिकेशन किसी और के साथ में जोड़ लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको अपनी आइडेंटिटी किसी और के साथ में जोड़ते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अपनी आइडेंटिटी किसके साथ में, अपने टीचर के साथ में जोड़ लेते हैं। ठीक है, कि हम उन टीचर के स्टूडेंट रहे हैं, तो अपनी आइडेंटिफिकेशन को उनके साथ में जोड़ें। इसी तरह से और भी लोग होते हैं जो कुछ लोग अपने आप को किसी पार्टी के नेता के साथ में जोड़ लेते हैं, तो अपना आइडेंटिफिकेशन उस हिसाब से कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन के बाद रिग्रेशन, प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब होता है पीछे जाना। अपनी जो जिस स्टेज में हम हैं उससे थोड़ा हम पीछे चले जाएं, हम पिछली वाली स्टेज में चले जाएं, इसको कहते हैं प्रतिगमन। इसमें क्या करता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी पुरानी या पूर्व अवस्था से मिलता जुलता व्यवहार करने लगता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ चाहिए और आपके पेरेंट्स उसको लाके नहीं दे रहे हैं, तो उस बात को मनवाने के लिए, क्योंकि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, आप कई बार बच्चे बन जाते हो, बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हो। ठीक है, पैर पीटना, रोना, चिल्लाना, मतलब जिद करना कि मुझे वो चीज़ चाहिए। तो इस तरह से ये क्या होता है, प्रतिगमन। नेक्स्ट है सिंपैथिज्म, सहानुभूतिकरण। जैसे कोई व्यक्ति इस पे क्या है, कठिन परिस्थितियों में जो उसके सामने बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई बहुत ही प्रिय सदस्य है घर का, उसकी डेथ हो गई है, या उस व्यक्ति के साथ में कोई ऐसी घटना घट गई है जिसकी वजह से वो बहुत पेनफुल कंडीशन में है, तो उस समय वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसके साथ हर लोग सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करें। ठीक है, उसके साथ सिंपैथी जताएं। जैसे कोई छात्र है, अगर हम एजुकेशन बात करें, मान लीजिए वो फेल हो गया, तो वो ये नहीं चाहता है कि मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं उसको डांटें, वो चाहते हैं कि लोग मुझसे सिंपैथी जताएं। तो उससे क्या होता है, उसको एडजस्ट करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है विड्रॉल, प्रत्याहार। इसका मतलब है पीछे जाना। ठीक है, प्रत्याहार का मतलब है एक तरह से छोड़ देना, विड्रॉल कर देना, पीछे हट जाना। कोई परिस्थिति, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, या बहुत ज़्यादा हमें पेन हो रहा है उस सिचुएशन की वजह से, तो हम उस सिचुएशन से पीछे हट जाते हैं, हम उसमें जाते ही नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दिवा स्वप्न अथवा कल्पना तरंग। इसमें आएगा आपका डे ड्रीमिंग और फैंटेसी। इसमें क्या होता है कि हम अपने वास्तविक जीवन में जो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसको हम कल्पना लोक में जाके उसको प्राप्त करके संतुष्टि महसूस करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बहुत पहले एक सीरियल आता था, उसमें वो क्या करता था, जागते हुए सपने देखता था। जो चीज़ वो रियल लाइफ में नहीं ले सकता था उसको वो सपनों में जाके पूरा करता था। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब हमें नहीं मिल सकती हैं रियल लाइफ में, उनको हम अपने कल्पना लोक में जाके उनको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, उदात्तीकरण या मार्गांतीकरण।
यह क्या है, ये एक ऐसा मेथड है, मतलब इस तरह की एक युक्ति है जिसमें कोई चीज़ है ना, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, समाज उसको स्वीकृत नहीं करेगा। जैसे किसी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करता है, तोड़ फोड़ करता है ना, और बहुत हाइपर एक्टिव रहता है। तो ऐसे बच्चों को हम सब्लिमेट कर सकते हैं दूसरी साइड में, मतलब हम उसको स्पोर्ट्स में ले जा सकते हैं, उसको बॉक्सिंग सिखाई जा सकती है, उसको कुश्ती सिखाई जा सकती है, जहाँ पे जाके वो अपनी एनर्जी का भी यूज़ कर सकता है, और जो डिस्ट्रक्टिव जो उसका बिहेवियर है उसको वो वहाँ पे यूज़ कर सकता है, जिससे वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो सकता है अपने उस काम से। इसी तरह से कुछ और इच्छाएं होती हैं, सेक्स इंस्टिंक्ट होती हैं, काम इच्छा, जिसका हम सब्लिमेशन कर सकते हैं दूसरे फील्ड में, जैसे पेंटिंग्स बनाना, ठीक है, म्यूज़िक, डांसिंग, है ना, प्ले करना, इनके द्वारा हम इसको दूसरी इसकी जो दिशा है उसको हम दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्रेशन, दमन। इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं, जिनकी वजह से हमें जब भी हम उनको याद करते हैं तो हमें उनसे तकलीफ़ होती है। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे इमोशंस को हम भूलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो उनको भूलने की जो ये अवचेतन प्रक्रिया होती है ना, वही दमन कहलाती है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, ठीक। तो ये जो मतलब इस तरह से हम जो भूलने का प्रयास करते हैं, तो वो उन चीज़ों को हम आगे चल के भूल भी जाते हैं और वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया निर्माण, इसको डिनाइल भी बोलते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई चीज़ है जिससे हमें एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो हम उस प्रतिक्रिया के विपरीत प्रक्रिया करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स इसको फ़ोन नहीं दिला रहे हैं, उसे फ़ोन चाहिए, उसे बहुत मतलब इच्छा है उसको फ़ोन लेने की, लेकिन उसे नहीं मिल रहा है। तो क्या करेगा वो, अब वो उसको डिनाइल करने लगेगा। किस तरह से कि अब वो कहने लगेगा कि अपने साथ के बच्चों से कहेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ तो मिल नहीं पा रही है, तो कहने लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं होती है, इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहा है, तो वहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, उसको हेट करने लगेगा, ठीक। तो ये भी एक तरह का क्या है, ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, जहाँ पे हम एक अलग तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक प्रतिक्रिया को दूसरी स्थान पे विस्थापित कर देता है। जैसे ऑफिस में कोई व्यक्ति है, उसका काम नहीं हुआ है, तो उसके बॉस ने उसे डांट दिया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उल्टा बॉस को तो डांट नहीं सकता, क्योंकि इससे उसका जॉब चला जाएगा। तो वो क्या करेगा, घर में आके अपनी पत्नी पे अपनी गुस्सा निकालेगा। अब पत्नी हस्बैंड को नहीं डांट सकती, तो पत्नी क्या करेगी, अपने बच्चों पे गुस्सा निकालेगी। बच्चे पेरेंट्स को नहीं डांट सकते, तो बच्चों के अंडर कौन आएगा, जो कोई पेट एनिमल होगा, तो वो उस पर अपना गुस्सा निकाल लेंगे। तो क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। हर कोई अपने से नीचे वाले को, उस प्रतिक्रिया को विस्थापित करता जा रहा है। तो ये भी एक तरह का अपने ईगो को बचाने का तरीका है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई इच्छा है हमारी, या कोई हमारा गोल है जिसको हम पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गोल हमने काफ़ी बड़ा ले लिया और हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम उस गोल को पूरा कर सकें। तो इसमें क्या करते हैं, उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पा रही है कोई स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वो इतना मतलब कह सकते हैं कि इतनी मेहनत नहीं कर पा रही है, या आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसको कॉम्पीट कर सके वहाँ पे जाके। तो क्या करेगा, वो अपना गोल छोटा कर लेगा। वो कैसे अपने को सेटिस्फाई करेगा, वो नर्स बन के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है। तो जो बड़े लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों को हम आसान बना लेते हैं, जिनको कि हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट है निगेटिज्म, निषेधवाद। इसमें क्या होता है, किसी जो समस्या जो हमारे सामने आ रही है, उसको हम सामना करने से ही मना कर देते हैं, ठीक। हमें पता है कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको पहले से ही उसके बारे में कुछ निगेटिव एटीट्यूड अपना लेते हैं। जैसे
कोई एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, हमें पता है कि हम इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो हम दूसरे लोगों को भी कहने लगते हैं कि ये बेकार है, इस फील्ड में तो जाना ही बेकार है, इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं है। तो हम दूसरों को भी क्या करते हैं, मना करने की कोशिश करते हैं, हम उसको विरोध करने लगते हैं एक तरह से। अगला है अंतर्क्षेपण, इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हम खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह में रख के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी जगह खुद को रखेंगे। जब हम खुद को उसकी जगह रख के सोचेंगे तो क्या होगा कि हम उसको समझ पाएंगे और उसके साथ में एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ युक्तियाँ हैं या सुरक्षा प्रक्रियाएँ हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ में लाते हैं। ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, किस तरह से हम अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, उसमें ये हेल्प करती हैं और हमें जो मेंटल डिसबैलेंस होता है उससे बचाती भी हैं। लेकिन इनका यूज़ करना अच्छा है पर्सनैलिटी के लिए, लेकिन अगर हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या ये हैबिट बन जाती हैं। जब ये हैबिट बन जाती हैं तो एक तरह से मतलब एबनॉर्मलिटी लगने लगती है किसी भी व्यक्ति में, कि अगर वो बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करने लगेगा तो क्या होगा कि वो अब व्यक्ति अबनॉर्मल लगने लगेगा। तो ये कुछ प्रक्रियाएँ थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।